बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एडवोकेट उस्मा मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने डिफरेंट लॉ टॉपिक्स आपके सामने डिफरेंट प्रोग्राम्स में किए हैं और इतने ज़्यादा लॉ टॉपिक्स कर जाने के बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, उस पे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ईमेल्स आई, मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मैंने ये सोचा कि अभी मैं अपनी जो ये क्वेश्चंस आपकी साइड से जो आ रहे हैं व्यूअर्स, इसके लिए एपिसोड वाइज जो है प्रोग्राम किए जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके मेरे चैनल का। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आज के लिए चूज़ किए हैं और अगर मैं सारे क्वेश्चन आंसर लेती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने सिलेक्टेड ईमेल्स जो हैं और व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैंने बड़ा सिलेक्टेड वो करके तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने पेश कर रही हूँ और इसमें कुछ लोगों ने कहा हमारा नाम भी नहीं लेंगी आप और हमें देंगी, तो इस वजह से मैं किसी का नाम नहीं ले रही। व्यूअर्स, आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका क्वेश्चन है और मैं उसका आंसर दे रही हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है जी कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और अभी मेरी बच्ची की 11 साल एज है, मैं गार्डियनशिप भी हासिल कर चुकी हूँ और अब मेरे हस्बैंड ने मेरी गार्डियनशिप ख़त्म करने के लिए केस लगा दिया हुआ है, तो अब क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। आपकी बच्ची 11 साल की है तो वो इनफ एज की है, कोर्ट उससे उसकी चॉइस पूछेगी और याद रखें कि आपका केस गार्डियनशिप अपॉइंटमेंट का नहीं है, आपका केस अभी है रिमूवल ऑफ गार्डियन के ऊपर। रिमूवल ऑफ गार्डियन में कोई ऐसी शिक नहीं है कि माँ ने दूसरी शादी कर ली तो शोहर जो है आपका शोहर वो बच्चा वापस या बच्ची वापस ले सकते हैं। इस स्टेज में राइट ऑफ पेरेंट नहीं देखा जाएगा, चॉइस ऑफ माइनर देखी जाएगी। तो आपकी बेटी की कोर्ट चॉइस पूछेगी अगर वो आपके साथ वेल बिल्ड है, अच्छे रिलेशन में है और उसकी चॉइस के मुताबिक ही कोर्ट फैसला करेगी जी। दीगर सवाल है जी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो लापता हो चुके हैं, उनका कुछ पता नहीं, कहीं बैरून मुल्क के और हमसे बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, तो मैं अपने बच्चों का खर्चा क्या उनके वालिद से यानी कि बच्चों के दादा से मांग सकती हूँ कि नहीं? तो इस तरह से है कि लॉ इजाज़त देता है कि अगर बाप इजी सर्कमस्टांसिस में नहीं है और दादा से आप खर्चा मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानून ने एक वो रखी हुई है, एक आप समझे कंडीशन रखी हुई है कि दादा क्या इजी सर्कमस्टांसिस में है। जैसे दादा लैंडलॉर्ड है, जैसे एक लेटेस्ट अभी पिछले दिनों एक जजमेंट आई है, उसमें दादे ने एडमिट किया कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरी इतनी ज़मीनें हैं। तो ऐसी सूरत में या कोई बहुत अच्छी पेंशन दे रहा है या कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो ऐसी सूरत में दादा की एब्सोल्यूट ड्यूटी बन जाएगी कि वो खर्चा देगा। अदरवाइज जो है ये बाप की ड्यूटी है और अगर दादा भी नहीं है और ये एज राइट नहीं करेंगे आप, ये बाकायदा एविडेंस होगी, ये प्रूव हो जाएगा कि दादा इज इन इजी सर्कमस्टांसिस, तो उसके बाद जो है दादा के ऊपर खर्चा कोर्ट डालेगी। अदरवाइज स्ट्रेट अवे कोर्ट नहीं डालेगी जैसे कि फादर के ऊपर डाल दिया जाता है। थैंक यू। एक दीगर क्वेश्चन है मेरे पास कि बच्चों के कस्टडी व गार्डियन के केस में बारहा कहा जाता है कि वेलफेयर देखी जाएगी, तो ये वेलफेयर क्या होती है? तो इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि कोई मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेट नहीं किया जा सकता वेलफेयर ऑफ माइनर के लिए। वेलफेयर ऑफ माइनर जो है दैट इंक्लूड्स मॉरल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, रिलीजन, सेक्स, एज और एटमॉस्फेयर वेयर द चाइल्ड इज रिजाइडिंग, ये सारा कुछ जो है वो देखा जाएगा, कोई फिक्स उसमें नहीं कहेंगे और ये इट कैन बी डिटरमिन्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। और जब आपके केस में एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है दोनों साइड से, तो उसके बाद जो है कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है, तो फिर जो है ये कोर्ट डिसाइड करती है कि वेयर वेलफेयर लाइज और फिर उस पेरेंट को कोर्ट जो है गार्डियनशिप या कस्टडी दे देती है जी। अगर क्वेश्चन है एक साहब की तरफ से कि ये जो अदालतों में फतवे वगैरह दिए जाते हैं तो इसकी लीगल वैल्यू क्या है? तो इसके जवाब में मैं आपको बड़ा लीगली जवाब दे रही हूँ कि जब तक किसी फतवे का सिग्नेटरी अदालत में ना आए, उसको लिखने वाला अदालत में ना आए और उसको ओन ना करे और उस पे दूसरी पार्टी का राइट है कि उस पे प्रॉपर जिरा करना, तो जब सिग्नेटरी कोर्ट में आएगा उसके ऊपर प्रॉपर जिरा होगी, तो तब उस फतवे की कोई अहमियत है। अगर आप स्ट्रेट अवे कोई फतवा कोर्ट में दे दें और कहें कि कोर्ट इस पे ऐसे अमल कर ले, तो ऐसे नहीं होगा। हमेशा फतवे की सिग्नेटरी को कोर्ट में आना पड़ेगा और उस पर प्रॉपर दूसरी पार्टी का राइट है उसके ऊपर जिरा करना, उसके बाद जो है उसको कोर्ट जो है अहमियत देगी और एग्जीबिशन या प्रोडक्शन ऑफ फतवा इज नॉट इनफ इन द आई ऑफ लॉ। इसी तरीके से ना सिर्फ ये कि फतवे का हम कहेंगे, इसी तरह कोई भी डॉक्यूमेंट आप जब कोर्ट में पेश कर दो, जैसे किसी डॉक्टर का डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, कोई किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, कोई
बैंक का प्रूफ पेश कर दिया, तो नॉर्मली कोर्ट उस पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती। कोर्ट यही देखती है कि जब तक वो प्रॉपर कस्टडी से ना आए और दूसरी पार्टी का राइट होता है वो उसको ऑब्जेक्ट करती है, तो कोर्ट उसकी सारी एडमिसिबिलिटी देख के, अपने मेयार के मुताबिक देख के फिर उसके ऊपर फैसला करती है जी। दीगर सवाल आया जी एक जनाब की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल जो है वो मेरा तलाक का सर्टिफिकेट देने में देर कर रही है और कह रही है कि ये तलाक अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, तो इसके लिए मेरे पास क्या रेमेडी है और मुझे क्या करना चाहिए। तो सर ये यूनियन काउंसिल का काम नहीं है कि वो वैलिड तलाक देखे कि वेदर दैट इज़ वैलिड और इनवैलिड, ये काम कोर्ट्स का है। यूनियन काउंसिल की सिर्फ इनकी ड्यूटी है कि वो सर्टिफिकेट जारी करें। ये यूनियन काउंसिल जो आपको कह रही है, ये अपनी जुरिस्डिक्शन, अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए कह रही है, इट इज़ नॉट देयर ड्यूटी। खातून का दीगर सवाल आया है कि मेरे बच्चे और शोहर कराची में है, मुझे कराची से तलाक दे के वापस भेज दिया है एबटाबाद में, और मैं अब क्या कर सकती हूँ? मेरी कन्वीनियंस बतौर औरत क्या है और मुझे कहाँ केस फाइल करना चाहिए? तो ऐसा है बहन कि जैसे हस्बैंड और वाइफ का कोई केस चल रहा है, तो उसमें हस्बैंड और वाइफ में से जो वाइफ की प्रेफरेंस है, वाइफ की जो कन्वीनियंस है, उसको देखा जाएगा कि वेयर द वाइफ रिजाइड्स, लॉ कहता है कि आप वहाँ पे केस करें, हस्बैंड को वहाँ करना पड़ेगा केस। अगर वाइफ ने केस कर दिया है तो हस्बैंड को वहाँ आके उसको अटेंड करना पड़ेगा। वाइफ की वो जो जगह है उसको कोर्ट अहमियत देगी। लेकिन जहाँ पे मदर और बच्चों की बात आ जाएगी तो वहाँ पे माँ को नहीं देखा जाएगा कि उसके लिए कौन सी इजी प्लेस है, उसमें बच्चों की कन्वीनियंस देखी जाएगी, वेयर द चाइल्ड रिजाइड्स। और इस पे बड़ा क्लियर कानून है कि जहाँ पे बच्चे रहते हैं उस कोर्ट को इख्तियार समात हासिल है और उसी कोर्ट में केस करना पड़ेगा। तो मेरी बहन आपके लिए इवन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस केस के लिए आपको कराची ही जाना पड़ेगा और वहीं जाके आपको अपनी तादरसी देनी पड़ेगी। और बाज़ औक़ात बहुत माएँ जो है इन लॉ की उलझनों की वजह से जो है, इस तरह की वजह से अपने राइट्स जो है फ़ोरगो कर देती हैं कि नए डिपेंडेंट होती हैं अपने वालिदैन की, अपने भाइयों के, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक शहर से दूसरे शहर में जाके करना। तो लेकिन ये लॉ है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कराची ही जाके केस करना पड़ेगा। दीगर सवाल एक खातून का आया है कि मेरे शोहर जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, उन्होंने मुझे तलाक बजरिया बरादर दे दी है, तो क्या ये तलाक हकीकत में हो गई है? जी बिल्कुल हो गई है आपकी तलाक। तलाक का ऐसे है कि जैसे हस्बैंड अपनी तलाक का राइट अपनी बीवी को दे देता है, तफवीज़ कर देता है, और हमारे निकाहनामे के कॉलम नंबर 18 में ड्यूली लिखा हुआ है कि हस्बैंड ने ये राइट अगर बीवी को दिया तो शी कैन गिव हर सेल्फ तलाक एज हस्बैंड। और इसी तरीके से ये तलाक का राइट हस्बैंड किसी को भी दे सकता है, किसी स्ट्रेंजर को भी दे सकता है, और वो जो राइट है तलाक का वो एक्सरसाइज हो जाता है। और इस तरीके से आपकी तलाक भी जो शोहर ने बजरिया ब्रदर दी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि आपको, अगर आप कोर्ट में जाती हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसने वाकई अपने भाई को ये तलाक का राइट तफवीज़ किया है। हाली तलाक डीड में ये लिख देना कि मुझे तलाक का राइट दिया गया जिसको मैं इस्तेमाल करते हुए आपको तलाक दे रहा हूँ, आपको उसको देखना पड़ेगा कि क्या उसने वाकई ये तलाक का राइट अपने भाई को दिया था, ड्यूली दिया था, किन शराइत की बिना पे दिया था, क्या उन शराइत पे वो इसको एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन मीनिंग देयर बाय कि हस्बैंड कैन डेलीगेट हिज राइट ऑफ डिवोर्स टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग वाइफ। व्यूअर्स, मैंने कोशिश की कि ईमेल्स के ज़रिए, मेरी ऑफिशियल फेसबुक पे, व्हाट्सएप नंबर पे जो आप लोगों के मैसेजेस आए, बल्कि कॉल्स भी कहीं आई मुझे, तो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे उनको सिलेक्ट करके मैंने कोशिश की कि आपको जवाब दे सकूं। मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और मैं बड़ा ऑनर फील करूँगी कि आप मुझे अपने क्वेश्चंस के लिए मुझसे अपनी मेरी राय लें। मोस्ट वेलकम।